नमस्कार मित्रों, मैं हेमा शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कृत बाय हेमा मैम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होकर तैयारी कर रहे होंगे। तो हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो जीत तब हो जाती है जब ठान लेते हैं, तो जीत हो जाती है। तो आपको क्या करना है? ठान लेना है कि मुझे जीत हासिल करनी है, उसके लिए मुझे मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आप मेहनत करिए, जीत आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज का जो टॉपिक होगा वो देखिए, सेंट्रल टेट की तैयारी सारे बच्चे कर रहे हैं। तो उसमें जिन बच्चों ने संस्कृत को चूज किया है, सिलेक्ट किया है कि मुझे संस्कृत से सेंट्रल टेट क्वालिफाई करना है, तो आप लोग देखेंगे उसमें भाषाएं होती हैं, 3 भाषाएं। तो 3 भाषाओं में अपनी संस्कृत भी आती है, इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी आती है। तो उसमें से जिन लोगों ने संस्कृत को सिलेक्ट किया है तो उनके लिए है कि देखेंगे, उसमें देखेंगे कि पैराग्राफ पूछा जाता है। देखिए, जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं, और 15 होते हैं वो गद्यांश और पद्यांश होता है। जो गद्यांश और पद्यांश होता है उसमें से 15 क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन में कुछ जैसे यहाँ तक के 5-6 क्वेश्चन जो होते हैं वो ग्रामर से पूछ लिए जाते हैं। और मैंने आपको प्रत्यय पढ़ा दिया है, मैंने आपको शब्द रूप पढ़ा दिए हैं, और बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया। आज हम आपको पढ़ाएंगे उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग भी पूछ लिया जाता, वहीं से गद्यांश या पद्यांश से कोई एक शब्द उठाते हैं और उसी से एक क्वेश्चन बना के रख देते हैं कि बताइए इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, या इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, या इस शब्द में कौन सा विग्रह है, या इस शब्द में कौन सी संधि है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता। या कोई शब्द ऐसे उठा लिया गया और उसमें पूछा गया कि इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, या क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताइए इस शब्द में कौन सा लकार है। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे उपसर्ग को, पहले आप देखेंगे उपसर्ग शब्द किस लिंग का शब्द है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उपसर्ग शब्द पुल्लिंग का शब्द है। ये पुल्लिंग का शब्द है, इसका हम पोस्टमार्टम कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे उप प्लस सृज प्लस औघ्य। उप क्या है, इसका मैंने पोस्टमार्टम कर दिया, इस शब्द का, उपसर्ग शब्द का। उपसर्ग शब्द में उप क्या है, तो ये एक उपसर्ग है। सृज क्या है, ये एक धातु है। और घ्या क्या है, ये एक प्रत्यय है। आप देखेंगे कि उप का अर्थ क्या होता है। उप का अर्थ होता है समीप, और सृज का मतलब होता है रचना करना, रचना करना, यह सृजन करना या फिर रचना करना। और घ्या यहाँ पर प्रत्यय है। अगर इसी शब्द में उपसर्ग शब्द में ही पूछा जाए कि उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना है उपसर्ग शब्द में उप उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द में कौन सी धातु है, तो आपको बताना है सृज धातु है। कौन सा प्रत्यय है, तो घ्या प्रत्यय है। आप देखिए, उप का मतलब क्या होता है समीप, और सृज का मतलब क्या होता है सृजन करना। किसी भी शब्द या धातु के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊ से उपसर्ग, और ऊ से ऊ कहाँ पर आता है? हमारे वर्णमाला में ऊ जो होता है वो प्रारंभ में आता है। देखिए, अ ई उ यहाँ पर आया। ऊ से उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा कहाँ पर प्रयोग किया जाता? किसी भी शब्द या धातु के प्रारंभ में जुड़ता है। और देखिए, पा से प्रत्यय, पा कहाँ पर आता? पा फा बा, वर्णमाला में पा जो होता है वो अंत में आता है। तो प्रत्यय भी पा से प्रत्यय, और प्रत्यय हमेशा कहाँ पर प्रयोग होते हैं? वो किसी भी शब्द या धातु के अंत में जुड़ते हैं। यहाँ पर आपने ये देख लिया उपसर्ग के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए उपसर्गों की संख्या, उपसर्ग होते कितने हैं, तो उपसर्ग संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। तो देखेंगे कि जो 22 होते हैं उन उपसर्गों को हम लोग देखेंगे।
जो ये 22 उपसर्ग हैं उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से उपसर्ग हैं। उपसर्ग को याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें से कौन सा उपसर्ग है और इसमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है। देखिए जितने भी उपसर्ग होते हैं वो सभी के सभी अव्यय पद भी होते हैं। तो ये हम ऐसे ओरल बता दे रहे हैं कि जितने उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, वो सभी के सभी अव्यय पद भी होते हैं। और जो अव्यय पद होते हैं सभी अव्यय पद उपसर्ग नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अव्यय उपसर्ग कोई रखा हो और पूछा जाए कि उसमें अव्यय कौन सा है तो आपको बताना है कि अव्यय कौन सा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर उपसर्गों की संख्या होती कितनी है, तो यहाँ पर उपसर्गों की संख्या 22 होती है। उन 22 उपसर्गों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा पहला उपसर्ग कौन सा है, प्रा। देखिए डायरेक्ट इसका प्रयोग करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है उपसर्ग और यहाँ पर हम देखेंगे इसका प्रयोग। यहाँ पर क्या होगा, ये उपसर्ग होगा और इधर हम लोग देखेंगे प्रयोग। जो 22 उपसर्ग हैं उनको याद भी करना होगा, बिना याद किए हो नहीं पाएगा। देखेंगे पहले एक एक करके उपसर्ग को लिख लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, इसके बाद हम उसका प्रयोग करके बताएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रा, परा, अप, सम, अव, अनु, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, सु, उत, उप। ठीक है, उत, उप। फिर यहाँ पर देखेंगे अधि, अति, अभि, अपि, प्रति, परि। ये मैंने ऐसे क्यों लिखे हैं, ऐसे इसलिए लिखे हैं, आप इनका पेयर बना के याद कर सकते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये 22 उपसर्ग हो गए। देखिए इनका दो दो का पेयर बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। याद करना बहुत ज़रूरी है, याद नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये उपसर्ग भी है। यहाँ पर देखिए मैंने 4 का उधर जोड़ा बना दिया, पेयर बना दिया और इधर 2 का। यहाँ पर याद कैसे किया जाएगा, याद करने के लिए क्या है कि 2 का पेयर बना दिया। अब आपको याद करना है, कैसे याद करना है, प्रा, परा, अप, सम, अव, अनु, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग। और ये मैंने अपनी मर्जी से अच्छे सिंपल तरीके से कर दिया है। निसु, लड़कियों के नाम रखे जाते निशु, निसु, उत, उप। देखिए उ वाले एक साथ कर दिए, उत, उप। यहाँ पर देखिए पा में हलंत नहीं लगेगा, ता में हलंत लगा है लेकिन पा में हलंत नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अधि, अति, अभि, अपि। देखिए आ वाले स्टार्टिंग में देखिए सभी में आ है और बाद में छोटी की मात्रा है। देखिए धा भी आया, ता भी आया, भा भी आया और पा भी आया। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे, इधर उधर भी हो सकता है, चलेगा। अधि, अति, अभि, अपि। और फिर आप देखेंगे प्रति, परि। ठीक है, ये प्रति पा वाले हैं, एक साथ मैंने कर दिए तो इसका क्या हो जाएगा, प्रति और परि। इस तरीके से आपको याद करना है, लिखकर भी आप याद कर सकते हैं, पेयर बनाकर भी आप याद कर सकते हैं, बड़ी आसानी से याद हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अब हम इसका प्रयोग करके आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। इसी में बता देते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐसे पूछ लिया जाए
यहाँ पर पूछ लिया जाए कि बताइए इन सब इसमें से कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन जो ये शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उप उपसर्ग है। लिख और लिख, क्रि और हस ये धातुएं हैं और ये उप क्या है, उप एक उपसर्ग है। यहाँ पर ऐसे भी पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें से इसमें इन चारों में से कौन सा अव्यय पद है, तो उप अव्यय पद भी हो जाएगा। उप एक उपसर्ग भी है और जितने उपसर्ग होते हैं वो सभी के सभी अव्यय पद भी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए और भी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर दूसरे तरीके से लिख दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर लिखा जाए यथा अत्र दुर और दुर, इसमें से कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उपसर्ग है। आप बताएंगे यथा अत्र दुर या ये वाला दुर, तो इसमें से उपसर्ग कौन सा है, तो आप देखेंगे जिसमें हलंत लगा है वो अपना उपसर्ग है, जिसमें हलंत नहीं लगा वो उपसर्ग नहीं, ये अव्यय पद है और ये भी अव्यय पद है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इसका क्या करेंगे, इसका प्रयोग करके देखेंगे कि किस प्रकार से कोई शब्द दिया होता है उसमें से पूछ लिया जाता कि बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये प्रा हो गया और यहाँ पर प्रयोग लिख दिया मैंने पहले से, तो आप देखेंगे इसका प्रयोग, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो प्रकारा, यहाँ पर लिखा हो प्रकारा। देखिए वैसे प्रा का मतलब क्या होता है, विशेष रूप से। ठीक है, प्रा का मतलब होता है विशेष रूप से। अब प्रयोग हम बता दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो प्रचारः। ठीक है, प्रकारा हो गया, प्रचारा हो गया, प्रकाशः, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रा आपको दिख रहा है और ये कार दिख रहा है, यहाँ पर प्रा लिख रहा है, यहाँ पर चार दिख रहा है। प्रा प्लस कारा बराबर प्रकारा, प्रा प्लस चारा बराबर प्रकारा प्रचारा, प्रा प्लस कासा बराबर प्रकाशा। यहाँ पर आप देखेंगे परा, यहाँ पर परा जो है, परा का मतलब क्या होता है, पीछे होता है, विपरीत भी होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि परा कोई भी शब्द आ जाए कि पराकाष्ठा, पराश्रम, पराकाष्ठा, तो यहाँ पर आप देखेंगे पराकाष्ठा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर आपने देखा कि पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है। यहाँ पर आप देखेंगे पराक्रम, पराक्रमः, तो यहाँ पर आपको दिखा कि पराक्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर परा आपको उपसर्ग दिख गया। यहाँ पर देखिए पराश्रम, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग पराजय, देखिए पराजय भी हो सकता है, पराजय, पराजय। तो यहाँ पर आप देखेंगे जया लिखा है, जय का क्या विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। देखिए अप क्या करता है, लघुता हीनता की बात करता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, लघुता होता है, हीनता होता है और दूरी का भी अर्थ देने लगता है अप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे अपयश, अपयशः, तो आपने देखा कि इसमें अप सीधे सीधे दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर आ जाए अपमानः, तो यहाँ पर आपने देखा कि मान होता है, मान का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द क्या होता है, अपमान होता है, मान और अपमान। तो यहाँ पर आपने देखा कि अप यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग अगर निकलेगा तो यहाँ पर क्या उपसर्ग हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। अपयश हो गया, ठीक है, अपकारः, इस तरीके से सीधे सीधे अप दिख रहा है। सम आप देखेंगे, सम का मतलब होता है साथ और सम का मतलब होता है सम्यक रूप से या अच्छी प्रकार से। सम का अर्थ साथ भी होता है, हम लिख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं, इसी तरीके से हम सिर्फ आपको प्रयोग करके बता रहे हैं। सम का मतलब होता है साथ और सम का मतलब होता है अच्छी प्रकार से। जैसे कि कोई शब्द आ जाए संकल्पः, या यहाँ पर आ जाए संसर्गः,
जैसे यहाँ पर आ जाए संस्कृतः, संस्कृत, ठीक है, इस तरीके से भी शब्द हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आ जाए संसारः, इस तरीके से शब्द आ जाए तो यहाँ पर आपने देखा कि किसी भी शब्द के सा के बाद में अगर अनुस्वार आ जाए, सा के बाद अगर माँ आ जाए, सा के बाद अगर ना आ जाए तो एक उपसर्ग बन जाता है, इसमें सम उपसर्ग यहाँ पर बन जाता है। तो देखिए ऊपर क्या रखा हुआ है, अनुस्वार रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम उपसर्ग हो जाएगा। संसर्गा में भी कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर संस्कृत में तो आप देखते हो सम उपसर्ग होता है, संसारा में भी क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग निकल कर आ जाएगा। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। इसके बाद आप देखेंगे औ, देखिए जो होता है अप और ये औ, ये हीनता की बात करता है, लघुता की बात करता है। यहाँ पर आप देखेंगे औन्नति, औन्नति, देखिए उन्नति का क्या विलोम शब्द होता है, उन्नति का होता है औन्नति, ठीक है, अवगुण। तो यहाँ पर आप देखेंगे आप एक होते हैं गुण, सदगुण, और यहाँ पर देखिए जो गुण अच्छे ना हो उसे क्या कहते हैं, अवगुण कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अवगुण, ठीक है, यहाँ पर अव है, ये सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ पर अवगुण जो है वो दिख रहा है। वहाँ पर ऐसा नहीं कि जैसे संकल्पा की तरह समझना पड़ेगा, तो समझने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे दिख रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि अवगुण को देखा, औन्नति को देखा, अवलोकनम, इसके बाद आप देखेंगे अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब क्या होता है, पीछे होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे साथ साथ भी होता है और पीछे भी होता है। जैसे हमने लिख दिया अनुज, देखिए अनु प्लस जा बराबर अनुजहा, अनु में से पीछे, जा में से जन्म लिया हो, जिसने पीछे जन्म लिया हो उसे हम क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे अनुचर, जो पीछे पीछे चले उसे क्या कहते हैं, अनुचर कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अनुभव, अनुभवः, इस तरीके से अनु भी सीधे सीधे दिख रहा है। तो ये हो गए, इस तरीके से कोई भी शब्द यहाँ से उठाया गया और कोई भी पैराग्राफ से, और वहाँ पर ऐसे शब्द उठा के रख दिया कि बताइए अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप क्या बताओगे, अ उपसर्ग है। अगर ना समझ में आए तो विच्छेद करके देख लेना, उपसर्ग बाहर हो जाएगा। विच्छेद हमेशा संधि का विच्छेद करते हैं, तो विच्छेद हमेशा सार्थक शब्दों का होता है, कभी भी निरर्थक शब्दों का विच्छेद नहीं होता है। तो यहाँ पर इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आप क्या देखेंगे, निस, निर, दुस, दुर, वि और अंग, ये देखेंगे। छह आपने उधर पढ़ लिए थे, ये वाले पढ़ लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ पर देखेंगे निस, तो यहाँ पर निस का जो अर्थ होता है वियोग या फिर बिना होता है। जैसे कि हमने प्रयोग के रूप में निस्सारः, ठीक है, निश्चया, निष्कर्षः, ये मैंने तीनों क्यों लिख दिए, देखेंगे कि यहाँ पर नी के बाद में चाहे दंती सा आए और चाहे आपका तालव्य सा आए, चाहे आपका मूर्धन्य सा आए, लेकिन जब उपसर्ग के रूप में लिखेंगे तो दंती सा को ही बनाएंगे। और फिर यहाँ पर निस ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत माना जाएगा। निस ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको गलत माना जाएगा, उपसर्ग नहीं होगा। उपसर्ग हमारा कौन होगा, निस ही होगा। शब्द में ये तालव्य सा लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने देखा मूर्धन्य सा भी मिलेगा, लेकिन उपसर्ग जब हम इसको निकालेंगे इसमें से, तो यहाँ पर कौन सा शब्द निकल कर आएगा, तो निस आएगा। निस में भी कौन सी सा होगी, दंती सा होगी। निर का मतलब भी वही होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि निराकारा,
निर्गुणः, ठीक है, निर्मलः, यहाँ पर आप देखेंगे निराकारा, आपने यहाँ पर देखिए इसको तोड़ देंगे, निर प्लस आकारा बराबर निराकारा। देखिए यहाँ पर उपसर्ग निकल कर आ गया। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए निराकारा में कौन सा उपसर्ग है, एक में हलंत लगा होगा दूसरे में नहीं लगा होगा, तो जिसमें हलंत लगा होगा वही वाला सही होगा, बिना हलंत वाला सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से रा में आ मिला, ये आ मिला और एक शब्द बन गया, क्या बन गया, आकारा बन गया। इस तरीके से आप देखेंगे निर्गुण में, देखिए वहाँ पर रेफ रा बनी हुई है और ये रा क्या बन जाएगी, निर प्लस गुणहा बराबर निर्गुणहा। उसी तरीके से निर प्लस मलहा बराबर निर्मलहा, इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर ना समझ में आए तो इसका विच्छेद करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे दुस। दुस का मतलब भी क्या होता है, कठिन होता है या फिर बुरा होता है। इसमें देखेंगे दुस्साहस, दुस्सहसा, दुष्करः, दुष्कर। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कौन वाला सा मिला, ये आपका दंती सा है पहले से, और ये दुष्कर अगर लिख देंगे तो यहाँ पर आपको मूर्धन्य सा मिला, लेकिन इसमें भी कौन सी सा हो जाएगी, दुस प्लस करह बराबर दुष्करह। इस तरीके से जो इसमें दंती सा होगी वही वाला उपसर्ग होगा, और अगर इसमें से इस तरीके से लिखा हो कि इसमें भी दुस, तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा। कौन वाला सही होगा, दंती सा वाला सही होगा। इसके बाद आप देखेंगे वी। वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है विशेषता, अलग या फिर बिना, सॉरी दुस दुर, दुर आएगा, दुर, देखिए दुर, देखिए यहाँ पर दुराचारा। अब दुराचारा जैसे कि दुर्गुणः, दुरात्मा, इस तरीके से शब्द आएंगे। दुरात्मा, इसको देखिए तोड़ देंगे, इसको हम तोड़ेंगे, दुर प्लस आचारा, शब्द निकल कर आ गया, दुर प्लस आचारा, दुर ये हमारा उपसर्ग निकल कर आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे दुर प्लस गुणहा बराबर दुर्गुणहा, देखिए दुर हमारा उपसर्ग निकल कर आ गया। इसमें जब हम देखेंगे दुर प्लस आत्मा बराबर दुरात्मा, देखिए दुर हमारा उपसर्ग निकल कर आ गया। ना समझ में आए तो इस तरीके से आप विच्छेद करके भी देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे वी। वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है कठिन या फिर बुरा। इसमें देखिए सॉरी, वी का मतलब क्या होता है, विशेषता, अलग या फिर बिना। यहाँ पर आप देखेंगे कि विशेषता कैसे आ जाती है, जैसे कि ज्ञान शब्द है उसमें हम क्या लगा दें, विज्ञान लगा दें, तो यहाँ पर देखिए ज्ञान शब्द था, विज्ञान, तो विशेषता आ गई। ठीक है, यहाँ पर देश का क्या हो जाता है, विदेश, तो यहाँ पर भी क्या आ गई, विशेष, यहाँ पर तो विलोम शब्द हो गया। देखिए विदेश हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे विज्ञान हो गया, विदेश हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे और कौन सा शब्द हो सकता है, विवाद हो सकता है, विवादः, विवादः। तो देखिए सीधे सीधे दिख रहा वी, इसमें ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे दिख रहा है। यहाँ पर आंग देखेंगे, आंग का मतलब होता है तक, कम या फिर स्वीकृति। अब देखिए किसी भी शब्द में जुड़ जाता है उसी प्रकार से उसका अर्थ भी हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि आंग, जैसे कि मैंने लिख दिया आजीवनम। अब अगर इसमें से निकालेंगे कि उपसर्ग कौन होगा, आ होगा या फिर आंग होगा, तो उपसर्ग के रूप में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आंग। तब यहाँ पर आ नहीं होगा। किसी सार्थक शब्द में जब जोड़ेंगे तो आ का प्रयोग, बड़े आ का प्रयोग करेंगे, हलंत्यम सूत्र के द्वारा इसकी इति संज्ञाओं का लोप हो जाएगा, और जो जुड़ेगा वो क्या होगा, आ जुड़ जाएगा। ठीक है, दीर्घ आ जुड़ेगा। जैसे कि शब्द क्या हो जाएगा, आहरा। ठीक है,
आकारा, यहां पर आप देखेंगे आचारः। ये हो गए आपके उपसर्ग, 12 उपसर्ग आपके कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं आगे। देखिए निस में, निस उपसर्ग जो लगा है वो कौन कौन से शब्द है? निस्सार, निश्चय, निष्कर्षा। देखिए निर उपसर्ग युक्त शब्द कौन कौन से हैं? निराकारा, निर्गुणः, निर्मलः। इस तरीके से रटना नहीं है, समझना है कि अगर कोई शब्द आ जाए तो उसमें मुझे उपसर्ग किस प्रकार से निकालना है, ये समझना है, ना कि रटना है। याद करने वाले क्या हैं? उपसर्गों को आप याद करोगे, उनको ये नहीं कि आप समझ लिया बस हो गया, उनको तो याद ही करना पड़ेगा। याद करोगे तभी पता चलेगा कि निस उपसर्ग है, उप निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, ये उपसर्ग हैं। आगे चलते हैं हम लोग। निशु, उत, उप, अधि, अति, अभि, अपि। 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसको देखना है। देखिए नी को देखेंगे, नी का मतलब क्या होता है? नीचे होता है और निषेध होता है। यहां पर आप देखेंगे निवेशः, ठीक है, निवेशा। आप क्या देखेंगे? निवेश को देखेंगे, और भी बहुत सारे शब्द आते हैं। देखिए निबंधः, ठीक है, नियुक्तः, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए वेश लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? नी उपसर्ग सीधे सीधे दिख रहा। नी बंदा, नी प्लस बंदा बराबर नी बंदा, नी प्लस उक्ता बराबर नी उक्ता, ठीक है, नियुक्ता। तो यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा। अब यहाँ पर सु, सु का मतलब क्या होता है? सुंदर। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्वागतम, कौन सी संधि हो गई? स्वागतम। देखिए संधि कौन सी हो गई? यड़ संधि हो गई। इको यड़ सूत्र के द्वारा वाह क्या बन जाएगा? उ बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आगतम। तो बन गया स्वागतम। यहाँ पर कौन सा उपसर्ग निकल कर आया? सु उपसर्ग निकल कर आया। यहाँ पर आप देखेंगे सुवेशः, ये निवेश ऐसे होता है। सुवेशः, तो वेश धारण जो होता है ना, सुंदर वेशभूषा। अब यहाँ पर सु दिख रहा है, जैसे कि सुलेखा, सुंदर लेख, सुलेखा, ठीक है। सूक्ति शब्द बनेगा सूक्ति। अब यहाँ पर आप देखेंगे सु प्लस उक्ति बराबर सूक्ति, और कौन सी संधि बन रही है? यहाँ से हमें उ मिला, यहाँ से उ मिला, दोनों बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा उ, दीर्घ संधि बन रही है। और यहाँ पर आपने देखा कि कौन सा उपसर्ग निकल कर बाहर आया? सु प्लस उक्ति बराबर सूक्ति, सुंदर उक्ति। सु मीन्स सुंदर, उक्ति मीन्स क्या होता है? कथन होता है। इसके बाद आप देखेंगे उत। देखिए उत का मतलब क्या होता है? ऊपर उठना। उत का मतलब क्या होता है? ऊपर उठना होता है। उत्कर्ष इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पर चलो उत्कर्ष शब्द ही हमने लिख दिया, उत्कर्षः। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे उत दिख रहा है, ठीक है। उन्नति, यहाँ पर संधि बन रही है और ये क्या बन जाएगा? उत प्लस नति बराबर उन्नति। तो यहाँ पर क्या निकल कर आया? उत। जैसे कि यहाँ पर आ जाए उद्धारः, तो यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ देंगे तो उत प्लस हारा बराबर उद्धारा। देखिए यहाँ पर जस्त संधि बन रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाए उत्पत्ति,
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उत इसमें दिख रहा है, इसमें उत नहीं दिख रहा था तो हमने दिखा दिया उत प्लस नति बराबर उन्नति, उत प्लस हारा बराबर उद्धारा। ये इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा देख लेना, उन्नति और उद्धारा को। इसके बाद आते हैं उप। उप का मतलब क्या होता है? समीप। देखिए उपसर्ग शब्द में खुद ही उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। यहाँ पर देखा जाए तो ये उप उपसर्ग है। देखिए उपकारा शब्द में, उपकारा शब्द में उप दिख रहा है। देखिए उपसर्ग शब्द हो गया, उपकारा हो गया, यहाँ पर खुद ही दिख रहा है। उपदेशः, उपाधि, उप प्लस आधि बराबर, उप प्लस अधि बराबर उपाधि। इसके बाद आप देखेंगे अधि। अधि का मतलब क्या होता है? अधि का मतलब होता है अधिक, ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधान। ठीक है, ऊपर, श्रेष्ठ, प्रधान। यहाँ पर आप देखेंगे अत्यधिक, अत्यधिकम। चलो अत्यधिकम, यहाँ पर कौन सी संधि बन रही है? आप देखेंगे कि इको यड़चि सूत्र के द्वारा यहाँ पर कौन सी संधि बन जाएगी? यड़ संधि बन जाएगी। यड़ संधि आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर देखेंगे, इसको हम इस तरीके से तोड़ देंगे, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। ठीक है, यहीं पर आ जाए अत्याचारः, अति प्लस आचारा बराबर अत्याचारा। अति उपसर्ग यहाँ पर, सॉरी ये तो अति का था, चलो हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये अधि का मतलब नहीं है, अति का हो गया। यहाँ पर हम अति लिख देते हैं, यहाँ पर हम अधि लिख देते हैं। ठीक है, ये अति का था। अत्यधिक अत्याचारः, अति उत्तरः, अति उत्तरः। यहाँ पर आपने देखा कि यड़ संधि बन रही है, अति अति उपसर्ग निकल कर बाहर आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे अधि। अधि का मतलब क्या हो जाएगा? अधि का मतलब भी हो जाएगा ऊपर, श्रेष्ठ, और क्या हो जाएगा? प्रधान। यहाँ पर देखेंगे अध्ययन, अध्ययन। देखेंगे कि क्या निकल कर आ रहा? अधि प्लस अयन बराबर अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पर अधि उपसर्ग निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे अध्यापिका या अध्यापक। ठीक है, अध्यापक में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अधि उपसर्ग लगा है। यहाँ पर आप देखेंगे अधिकारः, तो यहाँ पर अधिकारा शब्द में अधि उपसर्ग आपको सीधे सीधे दिख रहा है। अभी को देखेंगे, यहाँ पर अभी। अभी का मतलब होता है सामने, आगे या फिर ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि अभ्यासः शब्द क्या आ गया? अभ्यासः। तो यहाँ पर आप, यहाँ पर भी कौन सी संधि हो रही है? ये देखिए, ये शब्द हैं, इनमें यड़ संधि हो रही। इको यड़चि सूत्र के द्वारा इन सभी में यड़ संधि हो रही है। तो यहाँ पर भी कौन सी, कैसे निकल कर आएगा? अभि प्लस आस बराबर अभ्यासा। तो देखिए अभि उपसर्ग निकल कर आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर अभी हो गया, अभ्यास हो गया, और इसके बाद आप देखेंगे अभ्यागत। यहाँ पर हटा दें इसको, अभ्यागतः। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए कौन सी संधि हो रही है? यहाँ पर भी यड़ संधि हो रही है। अभि प्लस आगता बराबर अभ्यागतः। अभियानम, अभिमान, अभियानम, और क्या हो जाएगा? अभिमान, अभिमाना। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ पर अभियानम में, अभिमान में सीधे सीधे दिख रहा है। अब यहाँ पर आपका बचा हुआ है अपि। अपि का मतलब होता है निकट। अपि का मतलब होता है निकट। अपिधानः, अपिगीर्ण।
सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ पर भी अपि सीधे दिख रहा है और यहाँ पर भी अपगेड़ में भी अपि दिख रहा है, तो इसमें ज़्यादा माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब दो बचे हुए हैं, कौन कौन से हैं वो दो। यहाँ पर आपने देखा कि नि है, नि में देखिए निवेशः, इस तरीके से हमने लिखा निबंध नियुक्ता। आपने देखा कि निवेशा हो गया, निबंध हो गया, नियुक्त हो गया, निषेध यहाँ पर आपको लिख दिया जाए कि निषेध, निषेधा, निषेधा शब्द, निषेध शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप क्या बताओगे कि नि उपसर्ग है, यहाँ यही वाली सा बनेगी, ठीक है, निवेश। इसके बाद आपने देखिए सु को देखा, स्वागतम देखा, सुवेशा देखा, सुलेखा देखा, सूक्ति देखा। उत में देखिए उत्कर्षा, उन्नति, उद्धार, ये इंपॉर्टेंट है, उन्नति और उद्धार। उत्पत्ति में दिख रहा है, उपसर्ग में उप देखिए, उप उपसर्ग में, उपसर्ग शब्द में उपसर्ग दिख रहा है, उपकारः, उपदेशा, उपाधि। और इसके बाद आपने देखा अति, अत्यधिकम, अत्याचारः, अति उत्तरः। यहाँ पर आप देखेंगे अधि में अध्ययन, अध्यापकः, अधिकारः। अभि में आपने देखा अभ्यास, अभ्यागतः, अभियानम और अभिमानः। अपि में आपने देखा अभिधान, अपिगेड़ा। दो बचे हुए हैं, वो कौन कौन से उपसर्ग हैं। आप देखेंगे 21 नंबर का प्रति और परि। प्रति और परि, प्रति का मतलब क्या होता है, और या फिर तरफ। प्रति का मतलब क्या होता है, और होता है या फिर तरफ होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे देखेंगे आप कि प्रतिकारः, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रत्येकम, प्रत्येकः या प्रत्येकम, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रति दिख रहा है, यहाँ पर भी प्रति दिख रहा है। प्रत्येकम में कौन सी संधि दिख रही है, यड़ संधि। और अगर हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रति प्लस से एकम बराबर प्रत्येकम। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रति हमारा उपसर्ग बाहर निकल कर आ गया। इसके बाद आप देखेंगे परि। परि का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है, चारों तरफ। परि का मतलब होता है, जैसे कि हमने एक शब्द लिख दिया पर्यावरणम। अगर पूछा जाए कि बताइए पर्यावरणम में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर यड़ संधि आप बताएंगे। इसको भी अगर हमने तोड़ दें, अगर हम तोड़ देते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा पर्यावरणम। अब देखिए आधे अधूरे वर्णों के बाद में क्या आया, या व रला आया, ठीक है। तो यह आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परि प्लस से आवरणम बराबर पर्यावरणम। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग निकल कर आया, परि। इसके बाद आप देखेंगे परियोजना, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, इसके बाद आप बहुत सारे शब्द ऐसे खुद भी बना लेंगे, जैसे कि परिवारः, ठीक है, परिक्रम, परिश्रमः। इस तरीके से शब्द बना लेंगे तो यहाँ पर आपने देखा परि परि परि, और यहाँ पर पर्यावरण में भी क्या दिख रहा है, परि दिख रहा है। तो ये थे आप आज के उपसर्ग कैसे इसमें शब्द दिया होगा, तो कैसे आपको उसमें उपसर्ग ढूंढना होगा, कैसे आपको उपसर्ग निकालना होगा, ये मैंने आपको बताया। और जितने भी 22 के 22 उपसर्ग हैं उनको भी मैंने आपको बताया। तो क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। आज के उपसर्ग जो हैं वो किसी भी यूपी टेट हो, चाहे सेंट्रल टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी में ये उपसर्ग पूछ लिए जाते हैं। तो जो भी ग्रामर का पार्ट आता है किसी भी संस्कृत वाले पेपर में, तो वहाँ पर उपसर्ग भी पूछ लिए जाते हैं। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास होकर तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय संस्कृत।